नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य के बारे में, जो कि पद्मावत है। आप जानते ही हैं मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत बड़ा यह ग्रंथ है, जो कि काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, पद्मावत। और हर वर्ष इससे परीक्षा में, यूजीसी नेट की परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और शुक्ल जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को उद्धृत किया है पद्मावत के संदर्भ में और जायसी के संदर्भ में। तो आज हम उन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखेंगे। पद्मावत महाकाव्य, जो कि जायसी का बहुत महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो चलिए उसको शुरू करेंगे पढ़ना। लेकिन इसके पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से बना दिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उन सभी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल के विभिन्न धाराओं से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसमें मैंने बताए हैं आपको, जो कि शुक्ल जी के द्वारा बताए गए हैं अपनी पुस्तक में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे हम और पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी को। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन के शिष्य थे। तो सबसे पहले ये किसके शिष्य थे? तो जायसी शिष्य थे शेख मोहिदी के या मोहिउद्दीन के शिष्य माने जाते थे जायसी। और जायस में रहते थे। जायसी कहाँ रहते थे? जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। तो इनकी एक छोटी सी पुस्तक कौन सी है? आखिरी कलाम। हम और भी कुछ रचनाओं को देखेंगे, जो कि जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं और शुक्ल जी ने उसको उद्धृत भी किया है। तो पहली जो छोटी सी पुस्तक है वो है आखिरी कलाम, जो कि जायसी की रचना है। और बात की जाए तो यह किस में है? फारसी अक्षरों में छपी हुई है आखिरी कलाम। ये सब पूछा जाता है कि किस रचना की भाषा क्या है। तो आखिरी कलाम की भाषा है कि फारसी अक्षरों में छपी हुई है और जायसी की रचना है। यह सन 936 हिजरी में या सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। तो सन 1528 ईस्वी के समय में, बाबर के समय में कौन सी रचना लिखी गई थी? आखिरी कलाम। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। तो यह इसका वर्ण विषय क्या है कि यह जो रचना है आखिरी कलाम, इसमें किसकी प्रशंसा है? तो बाबर की, जो बाबर बादशाह थे उस समय, उसकी प्रशंसा है इसमें आखिरी कलाम में। फारसी अक्षरों में लिखी हुई है। समय काल की बात करें तो सन 1528 ईस्वी। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार बताया है। सन 9 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है, तो स्वयं जायसी ने इसके निर्माण काल के बारे में बताया है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य कहा जाता है पद्मावत। तो सन 1520 ईस्वी के लगभग यह रचना लिखी गई है। और हिजरी की बात करें तो 927 हिजरी, वहीं ईस्वी सन की बात करें तो 1520 ईस्वी के लगभग में पद्मावत की रचना की गई थी। पर प्रारंभ, जो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था, तो ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। तो अगर शैली की बात करें तो ये मसनवी शैली में लिखी हुई है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, किस शैली में है? तो मसनवी शैली में, ठीक है। और प्रारंभ ही इसका कैसे होता है? शेर शाह की प्रशंसा से। कैसे? शेर शाह दिल्ली सुल्ताना चारहु खंड तपय जस भानु, ओही छाज राज और पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। ठीक है, तो शेर शाह दिल्ली सुल्ताना, शेर शाह की प्रशंसा से ही ग्रंथारंभ कवि ने किया है मसनवी शैली में। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है। किसमें मिली है? फारसी अक्षरों में मिली है हस्तलिखित प्रतियां। ध्यान रखिएगा, पद्मावत की फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह से लिखे जाएंगे। जिसमें कौन कौन से? 27 और 47 प्राय एक ही तरह से लिखे जाएंगे। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते हैं। कैसे गिने जाते हैं? सिद्ध फ़कीरों में। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। बात की जाए तो ये काने और देखने में कुरूप थे। कौन? जायसी देखने में कैसे थे? काने और कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देख करके हंसे थे। इस पर यह बोले थे, मोही का हंसेसी की कोरही। यह पूछा जाता है कि ये किसने कहा था? मोही का हंसेसी की कोरही। तो ये जायसी का कथन है, जो कि शेरशाह को इन्होंने संबोधित करते हुए कहा था, जब शेरशाह इनके रूप को देख करके, कुरूपता को देख करके हंस दिए थे।
ठीक है। तो इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए हुए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम, जो अभी भी हमने पढ़ी भी थी प्रारंभ में कि आखिरी कलाम जो है वो फारसी अक्षरों में लिखी गई है और बाबर बादशाह जो थे उनकी प्रशंसा में लिखी गई है। ठीक है। तो 3 पुस्तकें इनकी है, जायसी की प्रसिद्ध पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। बात की जाए इसके वर्ण विषय की, जो कि परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि वर्ण विषय क्या है, तो अखरावट में चूँकि आखर है, अखरावट तो अक्षर, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। किसको लेकर के? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर। तो अखरावट से आप इसको याद रख ही सकते हैं, अक्षर अखरावट। ठीक है। तो अब देखिए आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन, जो कि पूछा जाता है कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है जायसी ने। ठीक है। परंतु जायसी की अक्षय कीर्ति का जो आधार है वो है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। ये पूछा जाता है, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि किसे शुक्ल जी ने प्रेम के पीर कवि के रूप में कहा है? तो जायसी को कहा है, ध्यान रखिएगा जायसी को। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो ये पूरा कथन भी पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता और गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो यह जो कथन है यह शुक्ल जी का है। वही देखिए कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आप देखिए यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो यह कथन यहाँ से सीधे सीधे पूछा गया है कि यह किसका कथन है। ठीक है। तो चलिए हम आगे भी देखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। किससे ना हुई? कबीर से नहीं हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। किसने? जायसी ने। वही कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो देख सकते हैं कबीर के बारे में और जायसी के बारे में शुक्ल जी तुलना करते हुए कितने महत्वपूर्ण कथनों को उन्होंने कहा है। और ये सभी के सभी कथन किसी न किसी परीक्षा में हर वर्ष, देखिए नेट की परीक्षा में तो पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं नेट के दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र में ये कथन आया था। तो इस प्रकार के कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। तो शुक्ल जी ने इसको पूर्ण प्रौढ़ माना है पद्मावत को। वहीं चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास इसमें हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। ठीक है। यद्यपि जायसी ने इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध क्या है? ऐतिहासिक है। तो ये भी याद रखिएगा कि शुक्ल जी ने कहा है कि इस कहानी का पूर्वार्ध क्या है? कल्पित है। ठीक है, बिल्कुल कल्पित है। और उत्तरार्ध क्या है? ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती कथा संक्षेप में शुक्ल जी ने इस प्रकार बताई है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती। पद्मावती किसकी कन्या थी? सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या थी पद्मावती। रूप और गुण से, जो गुण में जगत में अद्वितीय थी, उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआर था, तोता था। क्या नाम था तोते का? हीरामन, जिसका वर्ण सोने के समान था।
और पूरा वाचाल और पंडित था, मतलब बहुत बोलने वाला था और पंडित था। ठीक है। एक दिन वह पद्मावती से उससे उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, गुस्सा किए राजा बहुत। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। किसने ले लिया? चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा, उस तोते को। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती, नागमती किसकी रानी थी? चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी थी, रानी थी नागमती। ठीक है। जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में तो दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी यह पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न कर दे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर जो चेरी थी, जो दासी थी, उसने राजा के भय से उसे मारा नहीं, अपने घर पे छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा, सारी कहानी कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर के निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में। ठीक है। 16,000 कुंवर क्या थे? जोगियों के वेश में चल रहे थे पीछे पीछे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। कौन? राजा रतन सेन। उसका दर्शन अच्छी तरह से नहीं कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हो गया। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। इधर रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक का एक पंडित था। क्या नाम था उसका? पंडित का राघव चेतन, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए कहा। राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा, पर उसे तोड़ ना सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख ली। ठीक है, जिसके कारण क्या, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया।
पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय, देखिए जो गोरा बादल है ये पद्मावत में आते हैं और प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोरा बादल की कथा किसमें आई है, तो ये पद्मावत में आई है, जायसी के पद्मावत में। तो गोरा और बादल ये क्या थे, नामक 2 वीर क्षत्रिय थे। ये 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में आएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है, तो शुक्ल जी ने प्रेम गाथा की परंपरा में सबसे प्रौढ़ और सरस रचना किसको माना है, पद्मावत को। ठीक है, इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यह इसकी क्या है, विशेषता है। तो इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा भी है, तन चतुर मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सोआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चित्त बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो तन क्या है, चित्तौड़, मन क्या है, राजा, हृदय क्या है, सिंघल, और बुद्धि यानी मति क्या है, पद्मिनी, गुरु है सुआ यानी तोता, ठीक है, नागवती क्या है, दुनिया धंधा के रूप में, राघव क्या है, शैतान, और अलाउद्दीन को माया का रूप कहा गया है इसमें। तो इस प्रकार ये सभी प्रतिरूप है सबके, और प्रतिरूपों को भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो फारसी की मसनवी शैली पर यह श्रृंगार वीर की रचना लिखी गई है। ठीक है, किसमें, फारसी की मसनवी शैली पर। वहीं पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। जैसे बरुनी का बरनो इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी। विशेषकर यह पंक्ति कभी कभी देखी गई है, बरुनी का बरनो इमी बनी। ये जो पंक्तियां हैं ये जायसी की है, जो कि पद्मावत में है। तो जिस प्रकार देखिए पद्मावती के रूप, सौंदर्य और उसके प्रति विरह की जो दशा है वो इसमें देखी गई है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के विरह का स्वरूप भी इस जगत में, लौकिक जगत में देखा जाता है। उसके विरह में जिस प्रकार सभी व्यक्ति तड़पते हैं, मनुष्य तड़पता है आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए, उसी प्रकार पद्मिनी जो कि ईश्वर का प्रतीक है, पद्मिनी जो कि उस परमात्मा का प्रतीक है, जिसके विरह में रतन सेन तड़पे, है ना। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि इन प्रेम गाथा के सभी कवियों ने ईश्वर के जो प्रेम और विरह का जो रूप है वो लौकिक प्रेम और विरह के रूप में दिखाया है, कि किस प्रकार ये जो विरह है जो कि लौकिक प्रेम के लिए है, यही विरह वो परलौकिक प्रेम के लिए भी मनुष्य की होती है। तो इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों की बात की गई है। जिस प्रकार रतन सेन का कठिन मार्ग था अपनी पद्मावती को पाने के लिए, उसी प्रकार साधक का मार्ग भी ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे कठिन मार्गों से होकर के गुजरता है। काम, क्रोध आदि विकारों की व्यंजना भी इसमें की गई है। ठीक है,
तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जायसी ने किस प्रकार पद्मावत की रचना की है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। और शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे कथन, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें उद्धृत की है जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर हमारा जायसी और उनका महाकाव्य जो पद्मावत है ये समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रेम मार्ग कवियों के उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, वर्ण विषय को देखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छी लगे हो, महत्वपूर्ण लगी हो कक्षा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आई हो तो ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।